हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इग्नाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम एथिक्स की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करने से पहले अ, उसका डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम अपने सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो हमारे सिलेबस की अभी हम पहली यूनिट कर रहे हैं, तो पहली यूनिट के हम टॉपिक्स को देखते हैं। पहली यूनिट के टॉपिक्स में क्या-क्या है। तो पहली यूनिट के टॉपिक्स में सबसे पहले है मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक नैतिकता के परिणाम। दूसरा है नैतिकता के आयाम, तीसरा है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, चौथा है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, शिक्षाओं से सबक, पांचवा है नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। ये हमारा हो गया टॉपिक। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, जलवायु परिवर्तन एक नैतिक एवं नैतिक मुद्दा है। मतलब एक जगह मोरल मुद्दा है और दूसरी जगह एथिकल मुद्दा है। तो सबसे पहले आप समझिए मोरालिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस रहता है। तो दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो मोरालिटी जो होती है वो व्यक्ति के स्तर पे होती है, जबकि जो एथिक्स होती है वो समाज के स्तर पे होती है। मोरालिटी बताती है कि व्यक्ति के स्तर पे कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय उचित है या फिर अनुचित है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके लिए मोरालिटी क्या हो सकती है, सत्य बोलना। तो वो हमेशा सत्य बोलेगा, वो अपनी डिसीजन मेकिंग करेगा तो उसमें सत्य को वरीयता देगा। तो जब उसका जो व्यवहार होगा, वो अपने व्यवहार को कैसे जज करेगा। अगर वो सत्य बोलता है, अगर उसने कोई निर्णय लिया है, अगर उसमें सत्यता है, तो उसके लिए वो निर्णय क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। अगर सत्यता नहीं है, तो वो निर्णय उसके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से नैतिकता है। नैतिकता समाज के स्तर पे ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करती है। जैसे कोई समाज है, वो प्रकृति का संरक्षक है, तो जब प्रकृति संरक्षण की बात होगी तो उसके लिए वो नैतिकता का एक पहलू बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंट्रो की। ठीक है। तो इसके इंट्रो में अच्छा, इंट्रो से बात करने से पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है, जलवायु परिवर्तन एक नैतिक एवं नैतिक मुद्दा है। तो सबसे पहले हमें इसमें इंट्रो लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसके दो पार्ट दिखाने पड़ेंगे। एक तो एक जलवायु परिवर्तन एक नैतिक मुद्दा है, मोरालिटी है, और एक दूसरा मुद्दा हमें दिखाना पड़ेगा जलवायु परिवर्तन एक एथिक्स वाला मुद्दा है। ठीक है। तो इसका इंट्रो जो है, हम उसमें क्या लिख सकते हैं। इसका इंट्रो या तो आप जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं दिख रही हैं, जैसे बहुत सारी आपदाएं इतनी इरेगुलर तरीके से आ रही हैं, बहुत सारे जैव विविधता का लॉस हो रहा है, और हम सिक्स्थ मास विलोपन पे आ गए हैं। आप ये सब दिखा सकते हो और उनमें लिख सकते हो कि ये सब जो है, इसकी वजह से हमारा जो ये मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, वो क्या बन गया है, एक नैतिक और नैतिक मुद्दा बन गया है। ठीक है। नहीं तो आप जो गांधी जी की कोट है कि संसाधन जो है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, लालच के लिए नहीं। तो आप इस कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी इसकी मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी में क्या है, हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन एक नैतिक मुद्दा है। मतलब एक व्यक्ति के स्तर पे दिक्कत है जलवायु परिवर्तन की। तो व्यक्ति के स्तर पे आप दिक्कत कैसे दिखा सकते हो कि सबसे पहला इसमें बात आप लिख सकते हो कि प्रकृति के प्रति हमें जागरूकता नहीं है। हम प्रकृति के मूल्यों के प्रति हम बिल्कुल अनअवेयर हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, आप भी पेस्ट करते होगे तो टैप खुला छोड़ देते हो, या फिर पानी ऐसे बह रहा है घर में, जो पानी का मिसयूज हो रहा है। तो ये भी क्या है, हम प्रकृति के संसाधनों के प्रति हम क्या है, अवेयर नहीं है, इसीलिए उनका इरेगुलर यूज कर रहे हैं, अतिदोहन कर दे रहे हैं, उनको उनका वेस्टेज होने दे रहे हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रकृति के प्रति जागरूकता की कमी। पॉइंट में ये लिख सकते हो, जागरूकता की कमी। फिर आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि व्यक्ति जो है वो प्रकृति की अनदेखी करके निजी हितों को वरीयता दे रहा है। निजी हितों को वरीयता। तो आप निजी हितों को वरीयता कैसे, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने समझ लिया है कि प्रकृति और हम जो है वो सहसंबंध में नहीं रह सकते। हमें अगर अगर हमें लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो हमें प्रकृति का दोहन करना ही पड़ेगा। और इसे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपने हितों को ज्यादा वरीयता दी है एज कम्पेयर टू नेचर। ठीक है। तो इसीलिए हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, लोगों को एसी की जरूरत नहीं है फिर भी वो एसी लगा रहे हैं, कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी प्रकृति के स्थान पे हम अपने हितों को वरीयता दे रहे हैं ना, इसीलिए तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं। अगर हम अपने हितों को वरीयता ना देके हम ये सोचे कि प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे, तो शायद पिक्चर कुछ और होगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद है लालच। लालच और करुणा की कमी है। लालच बहुत सारा आ गया है लोगों में, करुणा की कमी है, सहानुभूति नहीं है प्रकृति के प्रति बिल्कुल भी। हम लोग समझते हैं कि जितना दोहन कर पाओ उतना सही है, जितना संसाधनों का कंसंट्रेशन कर पाओ उतना सही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की जो लाइफ हो गई है वो लग्जरियस लाइफ को जीने में ज्यादा विश्वास करते हैं। सादा सिंपल लाइफ हमको नहीं चाहिए। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के प्रति सहानुभूति नहीं रख रहे हैं, हमारे प्रकृति के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उसका संसाधनों का अतिदोहन करते जा रहे हैं, उसके संसाधनों को इरेगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम ये प्रकृति के प्रति हमारी करुणा नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो संसाधन है उनके लिए हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। किसी के पास बीएमडब्ल्यू तो हमको फरारी चाहिए, किसी के घर में एसी है तो हमको और कुछ चाहिए, छोटा टीवी है तो हमको बड़ा टीवी चाहिए। ऐसी चीजें हो गई हैं, इसकी वजह से क्या ये, और ये सब दिक्कतें हैं क्योंकि हम में नैतिकता नहीं रही है व्यक्ति के स्तर पे। ठीक है। और हम इसमें लिख सकते हैं कि जो प्रकृति में नैतिकता मोरालिटी की दिक्कत क्यों है, क्योंकि प्रकृति के प्रति हमारी जो है वो
अभिवृत्ति है वो नकारात्मक है। अभिवृत्ति की नकारात्मकता। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं हमने हम इसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम प्रकृति के प्रति हमारी नकारात्मकता हो गई है, अभिवृत्ति नकारात्मकता है। अरे ठीक है, हम अपने लिए अभी लाइफ जी लेते हैं, बाद में होगा देखा जाएगा। जैसे हम पोचिंग कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारा आपने देखा होगा जानवरों के प्रति बिल्कुल इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं हम। क्यों है? क्योंकि हमारी जो प्रकृति है उसके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है। हम क्या करते हैं आपने सुना होगा कई सारे न्यूज़ में कि किसी ने जानवरों के मुँह में रख के पटाखा चला दिया, किसी ने जानवरों को जला दिया। तो ये सब क्या है? ये सब दिखा रहा है कि हमारी प्रकृति के प्रति बिल्कुल नकारात्मक अभिवृत्ति हो गई है, ठीक है? तो आप इसमें ये दिखा सकते हो कि व्यक्ति के स्तर पे ये सारी दिक्कतें हैं। फिर हमको दिखाना है इसका दूसरा पार्ट जो है कि एथिक्स में क्या दिक्कतें हैं? एथिक्स जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कैसे है? तो एथिक्स जलवायु परिवर्तन का मुद्दा ऐसे है क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमें होना चाहिए पर्यावरण केंद्रिता होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर प्रकृति है तो हम हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया है पर्यावरण केंद्रिता के स्थान पे हमने मानव केंद्रिता को बढ़ावा दिया है। हमको लग रहा है कि वो हमसे है, ना कि हम प्रकृति से। तो ये तो दिक्कत आ रही है, उसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रकृति का अतिदोहन कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम दिखा सकते हैं कि एथिक्स की दिक्कत क्यों है, क्योंकि जलवायु जस्टिस जलवायु न्याय नहीं है। जलवायु न्याय नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कितनी सारी स्पीसीज जो है वो हम लॉस कर चुके हैं। हम बायोडाइवर्सिटी हमारी 40% तक लॉस हो चुकी है। हम सिक्स्थ मास एक्सटेंशन की ओर अग्रसर हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस नहीं है। फिर हम दिखा सकते हैं एक उत्तरदायित्व की कमी है। उत्तरदायित्व की कमी कैसे है कि जैसे कि आपने देखा होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, औद्योगिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रकृति का अतिदोहन किया। लेकिन अब वो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तत्पर नहीं है। वो छोटे हम जैसे इंडिया जैसे जो विकासशील देश हैं या फिर छोटे अविकसित देश हैं, उनके ऊपर प्रकृति का बोझ डाल रहे हैं, उनसे क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो ये सब दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत है? क्योंकि नैतिकता की कमी है, उत्तरदायित्व की कमी है। और नैतिकता की कमी है इसीलिए क्या है? उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है? उसके बाद है हम इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं, हमने मानव अधिकार और प्रकृति के अधिकार दोनों को अलग-अलग समझ लिया है। प्रकृति के अधिकार एक और हम बात करते हैं मानव के अधिकार की, स्वतंत्रता की, समानता की, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम भूल जाते हैं प्रकृति के अधिकार भी कुछ हैं। प्रकृति को भी डेवलप होने का अधिकार है, पेड़-पौधों को भी जीवन का अधिकार है, पशुओं को भी जीवन का अधिकार है। लेकिन हमने क्या कर दिया है अपनी जो प्रकृति के प्रति जो हमारे अधिकार हैं, प्रकृति के प्रति जो भी हमारी उत्तरदायित्व होने चाहिए या फिर प्रकृति के जो भी अधिकार हैं, हमने उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रकृति जलवायु परिवर्तन का मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है। फिर एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, संसाधनों का अतिदोहन। हमने संसाधनों का अतिदोहन करना स्टार्ट कर दिया है। हम सोचते हैं कि प्रकृति का जितना अधिक यूज़ हम कर पाएँ उतना कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से क्या कर दिया है हमने संसाधनों का अत्यधिक दोहन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? तो आप इसमें इतने सारे पॉइंट लिख सकते हैं और फिर आप इसमें इसके बाद लिख सकते हैं थोड़ा छोटा-सा कंक्लूजन जो कि आगे की राह दिखाने वाला हो। जो बात करे आप उससे पहले आप इसमें कुछ-कुछ हम पॉइंट्स भी डाल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की ये समस्या है, तो हम इस मुद्दे को कैसे कम कर सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को कम कर सकते हैं, जैसे हम एटीट्यूड में चेंज लेके आएँ, बिहेवियरल चेंज लेके आएँ, व्यवहार में परिवर्तन। हम समझें कि मानव और जो प्रकृति है वो एक-दूसरे के सहजीवी हैं, दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हम बात करें किसकी? जलवायु न्याय की बात करें। अगर और हम बात करें किसकी? मानव के उत्तरदायित्व की बात करें, प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की बात करें। ठीक है? आप इसमें कुछ-कुछ इनिशिएटिव ला सकते हैं, जैसे भारत ने इनिशिएटिव लिया है लाइफ लाइफ प्रोग्राम एक चलाया गया है भारत के द्वारा। भारत क्या है क्लीन एनर्जी पे अब ध्यान दे रहा है, तो ये भी क्या है एक तरह का जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक उसने उत्तरदायित्व लिया है। ये उसकी मोरालिटी उसने डिफाइन करी है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा हम ग्रीन एनर्जी पे ध्यान दें। तो आप इसमें इस तरीके से ये कंक्लूजन भी लिख सकते हैं और या फिर आप ये उपाय में दे सकते हैं और उसके बाद एक छोटा-सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही और आप सब लोग आंसर लिखिए क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के आपको इस इनिशिएटिव से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप जो भी आंसर लिखोगे उनको चेक किया जाएगा ताकि आप इस आंसर राइटिंग प्रोसेस से सीखो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।